हाँ जी बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 4 विच इज़ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स चैप्टर केमिस्ट्री के किस ब्रांच में आता है, इसको सेपरेटली क्यों पढ़ा जा रहा है। हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं, लेकिन इन 118 एलिमेंट्स में से ये एक इकलौता एलिमेंट इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। कार्बन ऐसी क्या प्रॉपर्टीज़ एग्जिबिट करता है जिसकी वजह से इसको केमिस्ट्री की एक सेपरेट ब्रांच में पढ़ा जा रहा है। तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम पूरा केमिस्ट्री मेजर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो केमिस्ट्री मेजरली 5 सेगमेंट्स को कवर कर रही है, जिसमें से फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकेंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री, फोर्थ एनालिटिकल केमिस्ट्री, and the fifth one is biochemistry. I wish इसमें से आपने ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, बायोकेमिस्ट्री मेजरली इनको कभी ना कभी इन टर्म्स को सुना ही होगा, बट आपको ज़रा ओवरव्यू दे देते हैं कि हम इस पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में क्या क्या स्टडी करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री का वो ब्रांच होता है जिसके अंदर हम मेजरली कार्बन की बॉन्डिंग, कार्बन का रिएक्शन अलॉन्ग विथ अदर एलिमेंट्स टू फॉर्म द कार्बन कंपाउंड्स, ये स्टडी करते हैं। इनऑर्गेनिक में हम कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग को स्टडी नहीं करते हैं। कार्बन हाइड्रोजन माइट बी प्रेजेंट बट उन दोनों की बॉन्डिंग को स्टडी नहीं किया जाएगा। फिजिकल केमिस्ट्री जो सरफेस फिनोमिनन्स को स्टडी करती है। एनालिटिकल केमिस्ट्री जिसके अंदर हम वॉल्यूम्स एनालिसिस करना, उनका कैलकुलेशन करना, ठीक है। एंड बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री का वो ब्रांच जिसको हम बायोलॉजिकल वर्ल्ड में, लिविंग वर्ल्ड में पढ़ते हैं। लाइक वी आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड लाइक 1.8-1.9 million species we have discovered in the living organisms, and all of them are possessing some of the biochemical reactions, and these biochemical reactions or biochemical phenomena are being occurring, and we are studying that in the biochemistry. But here in the chapter 4 carbon and its compounds we'll be studying about organic chemistry. कार्बन एंड कंपाउंड स्टार्ट करने से पहले इम्पॉर्टेंट है कि हम ये समझें कि कार्बन है क्या। एज पर द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्लासिफिकेशन, सबसे पहली चीज कार्बन एक नॉन मेटल है। दूसरा, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 होती है। K shell 2 electrons, L shell 8 electrons are required, बट इसके वैलेंस शेल के अंदर जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, 4 होगा। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। कार्बन एक नॉन मेटल है, एटॉमिक नंबर 6 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 होती है। कार्बन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जिस ग्रुप में एग्जिस्ट करता है दैट ग्रुप इज ग्रुप नंबर 14, एंड जिस पीरियड में एग्जिस्ट करता है दैट इज सेकेंड पीरियड। बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स कहा जाता है। ये चैप्टर आपको डिलीट हो गया, चैप्टर नंबर 5 होता था पहले, वरना आप ये सब पढ़ते, बट मैं आपको बता देता हूँ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वर्टिकल कॉलम्स जो होती हैं वो ग्रुप्स होते हैं, और हॉरिजॉन्टल रोज जो होती हैं उनको पीरियड्स कहते हैं।
तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल जो ग्रुप्स हैं वो होते हैं 18 और जो पीरियड्स हैं वो होते हैं 7। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो 118, उसमें से एक ही है कार्बन। कार्बन नॉन मेटल है, एटॉमिक नंबर 6 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 है। दिस इज नॉट अ नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कार्बन के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है यही इसको अपने आप में यूनिक बनाता है। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं या मैं ऐसा क्यों आपको बोल रहा हूँ कि यह इसको यूनिकनेस देता है? बेटा हमेशा याद रखना, जब हम स्टेबिलिटी ऑफ एटम की बात करते हैं तो हमारे पास दो कैटेगरीज हैं एलिमेंट्स की। एक वो एलिमेंट्स जिनको रिएक्ट करने की इन नॉर्मल कंडीशंस ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉनिक शेल कॉन्फ़िगरेशन पहले से ही बैलेंस्ड है या कंप्लीट है, तो वो कभी रिएक्ट ही नहीं करते। ना वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, ना वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हीलियम, एटॉमिक नंबर 2 है, इसके के शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसके पास ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी इसके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 2 है और वैलेंसी 0। नियॉन 10 2,8, के शेल में 2 चाहिए, एल में 8 चाहिए, हैं उसके पास ऑलरेडी। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ूनॉन, रेडॉन, ऑल दीज आर द इनर्ट गैसेस, रिएक्ट नहीं करेंगे, ना इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे ना इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। बट जब बात आती है मेटल्स की, हमने चैप्टर नंबर 3 में ये पढ़ा कि मेटल्स जो हैं वो होते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव, यानी ये इलेक्ट्रॉन डोनर्स हैं। अगर मेटल्स को अपने आप को बैलेंस करना है तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, लूज करेंगे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को, ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो सके। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स नेचर में होते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिव, यानी ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं। अगर मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और नॉन मेटल्स रिसीव करेंगे तो उन दोनों के पास में बॉन्डिंग होगी। ये बॉन्डिंग ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रही है और इस बॉन्डिंग को आयनिक बॉन्डिंग कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस बॉन्डिंग को होने के लिए मेटल्स ने और नॉन मेटल्स ने अपने आप को आयंस में कन्वर्ट किया। मेटल्स ने जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर शो किया और अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया तो इन्होंने पॉजिटिव आयंस बनाए, और नॉन मेटल्स ने जब इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया तो इन्होंने नेगेटिव आयंस बनाए। क्यों ऐसा हुआ? जब ये अपने नेगेटिव चार्ज को रिड्यूस करेंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स तो उतना ही है, इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए तो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर होगा। लेकिन यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन गेन किए गए तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज यानी नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उतना ही है, पॉजिटिव चार्ज उतना ही है, लेकिन नेगेटिव बढ़ गया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। एक एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, फिर कार्बन की बॉन्डिंग समझने में आसानी होगी। जैसे सोडियम, एटॉमिक नंबर 11 है, इलेक्ट्रॉनिक शेल कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,1 KLM। M शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 आएंगे, बट एज पर द ऑक्टेट रूल यहाँ पर M में 8 इलेक्ट्रॉन्स हमें रिक्वायर्ड है। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है इसका वो है 1, और इसकी जो वैलेंसी है वो भी क्या है 1। यानी जब तक ये शेल रहेगा या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले या 1 लूज कर ले। मेटल को लूज ही करना पड़ेगा क्योंकि इस ऑक्टेट के रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन का आधा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इस शेल में नहीं है, तो 7 गेन करने के लिए उसके पास इनफ फोर्स नहीं है, वो 1 लूज कर सकता है। दैट्स व्हाई इन मोस्ट ऑफ द केसेस यू विल सी कि मेटल्स जो है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। अब एटॉमिक नंबर 11 होने का मतलब क्या है? 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है। लेकिन जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस ऑक्टेट से बाहर जाएगा तो सोडियम एटम जो है उसके बाद 2 ही शेल रह जाएंगे और वो सोडियम एटम से सोडियम आयन बन जाएगा, क्योंकि 11 इलेक्ट्रॉन से 1 इलेक्ट्रॉन माइनस होते ही इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे 10, लेकिन प्रोटॉन अभी भी कितने हैं? 11। तो 10 इलेक्ट्रॉन से 10 प्रोटॉन का चार्ज कैंसिल हो गया, जो 1 प्रोटॉन का चार्ज एक्स्ट्रा बचा ये सोडियम ने एक्वायर कर लिया और सोडियम बन गया +1। दिस इज हाउ metals becomes cations.
बट लेकिन अगर मैं बात करता हूँ नॉन मेटल्स के साथ, तो वहां क्या होता है, एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन है। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है बच्चों 17, इलेक्ट्रॉनिक शेल कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,7, के शेल पूरा है, एल शेल पूरा है, एम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है, 7 है, तो ये तो श्योर है ये 7 लूज नहीं करेगा, ये गेन करेगा। तो क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो गए, लेकिन इसकी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है वो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की है, तो इसकी वैलेंसी 1 लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। मेटल्स में क्या होता है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी यूजुअली वैलेंसी होती है। अब आते हैं यहाँ पर, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, यानी इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है और 17 ही क्या है, प्रोटॉन है। अगर अपने आप को बैलेंस करने के लिए ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो क्लोरीन ने जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो 17 इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, इलेक्ट्रॉन हो गए 18, प्रोटॉन अभी भी कितने, 17 प्रोटॉन से 17 इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर देंगे, नलीफाई कर देंगे, और 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बच गया जो क्लोरीन के ऊपर -1 का चार्ज ले जाएगा। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2,8,7, लेकिन क्लोरीन अनायन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2,8,8। ऐसे ही सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1 थी, सोडियम की, सिर्फ सोडियम की, लेकिन सोडियम जब कैटायन बन गया तो 2,8 रह गई उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इधर से मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज किया और वहां से नॉन मेटल ने गेन किया, यहां पर हुआ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल से नॉन मेटल्स तक। तो नॉन मेटल्स ने इलेक्ट्रॉन गेन करे तो नेगेटिव चार्ज एक्वायर हुआ, और उन्होंने लूज करे तो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर हुआ। मेटल्स बन गए कैटायंस, नॉन मेटल्स बन गए एनायंस, एंड हेंस यहां पर स्टेब्लिश हुआ आयनिक बॉन्डिंग। बट क्या आयनिक बॉन्डिंग कार्बन में हो सकती है, तो जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कार्बन एक नॉन मेटल है, बट वो ना कभी भी इलेक्ट्रॉन लूज करता है और ना ही कभी गेन करता है, इसीलिए कार्बन ना कभी कैटायन बना सकता है और ना ही कभी एनायन बना सकता है। तो जस्ट इसके नेक्स्ट हम ये पढ़ेंगे, तो फिर वो किस तरीके से बॉन्डिंग करता है और अपने आप को बैलेंस करता है। देखो बैलेंस करने की ज़रूरत तो है उसको, कार्बन 6 है, 2,4 है, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 ही हैं, तो नेचुरल सी बात है उसको 4 इलेक्ट्रॉन और रिक्वायर्ड हैं, तभी जाके वो अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट कर पाएगा और इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर पाएगा। बट कार्बन नीदर फॉर्म्स कैटायंस नॉर एनायंस because carbon neither loses its electron nor it gains electrons respectively। क्योंकि लूज नहीं कर रहा तो कैटायन नहीं बना रहा, क्योंकि गेन नहीं कर रहा तो एनायन नहीं बना रहा। कार्बन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं करता, कार्बन शेयर करता है टू अनदर नॉन मेटल। अब ये ध्यान से समझना, आयनिक बॉन्डिंग जो थी ना बच्चे, आयनिक बॉन्डिंग जो थी बच्चे, उसमें हमेशा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए आयनिक बॉन्डिंग में एग्जिस्ट करते हैं कैटायंस और एनायंस। बट एक ऐसा बॉन्डिंग जिसमें ट्रांसफर नहीं हो रहा इलेक्ट्रॉन्स का, इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज कोवेलेंट बॉन्डिंग। यहां कैटायन एनायन नहीं होते। इस बॉन्डिंग में एक मेटल था, मेटल जब तक इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा तब तक वो बैलेंस नहीं हो सकता, और नॉन मेटल जब तक इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा वो तब तक बैलेंस नहीं हो सकता। मेटल में मेटल डोनर है और नॉन मेटल रिसीवर है। बट कोवेलेंट बॉन्डिंग हमेशा याद रखना,
कोवेलेंट बॉन्डिंग हमेशा दो नॉन मेटल्स के बीच में होती है और नॉन मेटल्स को हमेशा इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड हैं, यानी हमेशा ये रिसीवर है। अब मुझे एक बात बताओ, दो लोग हैं ए और बी, ए को डोनेट करना है, बी को रिसीव करना है, तो बॉन्डिंग बड़ी इजीली हो सकती है और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो सकती है, आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जब दोनों को ही ज़रूरत हो, रिलीज या डोनेट कोई भी नहीं कर रहा, दोनों को ही चाहिए सेम चीज़, तो बेटा वो आपस में सिर्फ क्या कर सकते हैं, शेयर। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग के अंदर भी क्या होती है, शेयरिंग होती है। दोनों नॉन मेटल्स है, दोनों को इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। दैट्स वाई ये ट्रांसफर ना करके इलेक्ट्रॉन्स को आपस में क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। तो अब जो कोवेलेंट बॉन्डिंग है, कोवेलेंट बॉन्डिंग है वो जो बॉन्ड्स एस्टेब्लिश कर रही है, उन बॉन्ड्स को हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स, जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहा है। अब इसका एग्जाम्पल समझते हैं बच्चे। सबसे ईजीएस्ट और सबसे आसान एग्जाम्पल ले लेता हूँ। सबसे पहले H2 हाइड्रोजन गैस। बेटा हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है, बट इसके पास सिर्फ एक है। तो हाइड्रोजन अगर अपना मॉलिक्यूलर फॉर्म कंप्लीट कर ले, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, 2 चाहिए, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, आपस में शेयर कर लेंगे। हाइड्रोजन इसका ये इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन इसका ये इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का ये अपना इलेक्ट्रॉन है, ये इसके साथ ये शेयर करेगा। तो ध्यान से देखना कैसे बना रहा हूँ। इस हाइड्रोजन का ये एक इलेक्ट्रॉन अपना है, ये इसके साथ शेयर कर लेगा, शेयरिंग हो गई। इस पोर्शन को ध्यान से देखो, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलकर एक बॉन्ड क्रिएट कर लेंगे एंड दैट विल बी क्रिएटिंग द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, दैट इज H2 मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन नॉन मेटल है और H2 है, तो दोनों एटम्स हाइड्रोजन के, तो ऑब्वियसली दोनों ही नॉन मेटल है, तो इनके बीच में जो ये बॉन्ड एस्टेब्लिश हुआ, ये कोवेलेंट बॉन्ड है बेटा। दैट इज नॉट एन आयनिक बॉन्ड, दिस इज द कोवेलेंट बॉन्ड। अब हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड्स को समझने की कोशिश करते हैं। अभी हम कार्बन को हर जगह इन्वॉल्व नहीं करेंगे, अभी हम सबसे पहले सिर्फ सिंपली कोवेलेंट बॉन्ड्स को समझेंगे डिफरेंट एलिमेंट्स के एग्जांपल लेके, देन विल बी शिफ्टिंग टू द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दूसरा एग्जांपल देखो, लेट्स से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करता हूँ, O2। दोनों एटम ऑक्सीजन के नॉन मेटल है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 क्या आया, 2,6। K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, इसके पास 2 है, फुल है ये वाली शेल। L के अंदर 8 रिक्वायर्ड है, इसके पास सिर्फ 6 है, 2 की ज़रूरत है। इसीलिए ऑक्सीजन के ऊपर आप नोटिस करेंगे वैलेंसी होती है -2, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रही है, और कितने इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव कर रही है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव कर रही है। अब हमारे पास एक और ऑक्सीजन एटम है 8, ये हो गया 2,6। इसके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, इसके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। अब देखो कैसे करेंगे ये बॉन्ड, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, इस वाले ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकली अरेंज करने हैं। कैसे अरेंज करने हैं इसको बहुत ध्यान से समझना। इस ऑक्सीजन को इस ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं, और इस ऑक्सीजन को इस ऑक्सीजन से भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं। तो बेटा जितने हमारे पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6, उसमें से उतने इलेक्ट्रॉन्स फ्रंट में बना दो जितने शेयर करने हैं। इसको इससे और इसको इससे 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं। तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, तो कितने बचे, 4। सिमेट्रिकली अरेंज कर दो। सेम यहाँ पर भी 4 सिमेट्रिकली अरेंज कर लो। अब देखो 1 2 3 4 5 6, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन नंबर कंप्लीट हो गया। 1 2 3 4 5 6, इसका भी कंप्लीट हो गया। अब इसके 6 अपने, 2 यहां से लेगा, इसके 6 अपने, और ये 2 यहां से लेगा। अब इस पोर्शन को ध्यान से देखो, इसमें एनक्लोज्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 4, यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स पे कितने बॉन्ड बनेंगे, 2। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, this will be forming O2 molecule, this will be forming the O2 molecule. Now N2 नाइट्रोजन, N7 कितना हुआ, 2,5। K शेल 2 पूरा है, L शेल 8 कितना है, 5, डेफिशिएंसी ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन है। हमेशा याद रखना केमिस्ट्री में या तो फुल्ली फिल्ड शेल स्टेबल होता है या हाफ फिल्ड शेल ज्यादा स्टेबल होता है बजाय
पार्शियली फिल्ड से। जैसे आपने नियॉन में देखा, नियॉन में 2,8 है, तो K में 2 चाहिए, 2 है, L में 8 चाहिए, 8 है, फुल्ली फिल्ड है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए नोबल गैसेस स्टेबल होती हैं। कार्बन में देखो भैया 2,4, K में 2 चाहिए, 2 फुल है, L में 8 चाहिए, 4 है, एग्जैक्ट हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, परफेक्ट टेट्रावेलेंट है ये, इसीलिए कार्बन जो है वो सबसे ज्यादा वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स या स्ट्रक्चर्स बना सकता है। ये भी हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। नाइट्रोजन N2, एटॉमिक नंबर 7, 2,5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक और नाइट्रोजन 7, 2,5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दोनों के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5-5 है। एक नाइट्रोजन यहां बनाओ, एक नाइट्रोजन यहां बनाओ, इसके भी 5 है, इसके भी 5 है, लेकिन आपस में शेयर कितने करने हैं? 3-3। तो इसके भी 3 फ्रंट में रखो, इसके भी 3 फ्रंट में रखो, बचे कितने? 2, एक ऊपर लगा दो, एक नीचे लगा दो, इसका भी एक ऊपर लगा दो, एक नीचे, 5 और ये 3 कितने हो गए? 8। 5 और ये 3 कितने हो गए? 8। 6 इलेक्ट्रॉन पेयर पे हमारे पास जो बॉन्ड बनेंगे वो कितने बनेंगे? सॉरी, ऑक्सीजन लिख दिया मैंने। नाइट्रोजन कितने बनेंगे? ट्रिपल। दिस ट्रिपल बॉन्ड विल बी देयर एंड ये जो मॉलिक्यूल बनेगा वो बन जाएगा N2 मॉलिक्यूल। सिंपल। अब देखते हैं, एक और कंपाउंड बनाना सिखाता हूं, ध्यान से देखना। CO2, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन 2,4, ऑक्सीजन 2,6, एक और ऑक्सीजन 2,6। बड़ा आसान है देखो। K में हमारे को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, सब में 2-2 है, फिल्ड है। L की बात करते हैं, 8 चाहिए, 4 है, 4 चाहिए, इनको 2-2 चाहिए। अगर कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को 2-2 करके इन दोनों से शेयर कर ले तो ऑक्टेट पूरी हो जाएगी। कैसे होगा? ध्यान से देखो। कार्बन को रखेंगे सेंटर में, ऑक्सीजन को रखेंगे आउटस्कर्ट्स में। कार्बन के पास है 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस, ये देखो, तो इसके साथ और उसके साथ उसको 2-2 शेयर करने हैं, तो कार्बन के 2 यहां बना दो, 2 यहां बना दो। ऑक्सीजन के पास है 6-6 इलेक्ट्रॉन और इनको कार्बन से 2-2 शेयर करने हैं, तो ऑक्सीजन के 2 और इसके भी 2 फ्रंट में बना दिए। अब इस ऑक्सीजन के 2 यहां आ गए तो 4 बचे, वो साइड में चले गए। सेम यहां पर भी ये ऐसे साइड में चले गए। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखो डबल बॉन्ड यहां बनेगा, डबल बॉन्ड यहां बनेगा, तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऑन दिस साइड, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऑन दिस साइड, बन गया CO2 मॉलिक्यूल। कार्बन और ऑक्सीजन दोनों नॉन मेटल है, इसके अंदर भी कौन सी बॉन्डिंग एग्जिस्ट होगी? कोवेलेंट। अब आपने प्रैक्टिस करना है घर में, होमवर्क। CH4, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास 1। इस कंपाउंड को बनाने का आप प्रैक्टिस करेंगे। ये थी आपकी कोवेलेंट बॉन्डिंग, या इसको हम कहते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स, जिसके अंदर मैंने आपको हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसे स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ाया। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन जो है वो ऐसा क्या प्रॉपर्टी एग्जिबिट कर रहा है जो जनरली हम देख पा रहे हैं कि किसी और एलिमेंट में है ही नहीं, और अगर होती तो किसी और एलिमेंट की भी इतनी ही बड़ी क्लासिफिकेशन, इतना ही बड़ा एग्जिस्टेंस होता है एटमॉस्फेयर में। कार्बन एलिमेंटल फॉर्म में बाइकार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स, कोल, पेट्रोलियम, इस फॉर्म में सिर्फ 0.02% एग्जिबिट करता है एज पर योर एनसीईआरटी, और 0.03% एग्जिबिट करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में। ठीक है जी। लेकिन कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर कितना ज्यादा वो क्रिएट करता है, ह्यूज लेवल पे। तो इस चीज को समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि कार्बन के पास ऐसा क्या है जो उसको बिल्कुल अलग बना देता है किसी दूसरे एलिमेंट से। दैट इज वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन का सबसे पहला वर्सेटाइल नेचर है कैटेनेशन। कैटेनेशन कार्बन की
एक ऐसी कैपेसिटी है जिसके अंदर कार्बन खुद को अपने ही साथ कंबाइन करके लॉन्ग चेन्स बना सकता है कार्बन की. दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज कैटनेशन. द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग इज कॉल्ड एज कैटनेशन. दूसरा टेट्रावेलेंसी. कोई भी और एलिमेंट इतने ज्यादा नंबर ऑफ हंड्रेड्स ऑफ कार्बन एटम्स को अपने साथ कंबाइन करके, या कोई भी अनदर एलिमेंट किसी और एलिमेंट को अपने साथ कंबाइन करके इतनी लॉन्ग चेन्स नहीं बना सकता जितनी कार्बन बना सकता है. तो ये प्रॉपर्टी परफेक्टली कौन फॉलो कर सकता है? सिर्फ कार्बन. दूसरा टेट्रावेलेंसी. टेट्रा का मतलब होता है 4 और वैलेंसी हमें पता है शेयरिंग कैपेबिलिटी, शेयरिंग टेंडेंसी ऑफ एन एटम. कार्बन एक परफेक्ट टेट्रावेलेंट है क्योंकि इसके बाद जैसे ही सिलिकॉन आएगा 2,8,4 टेट्रावेलेंट तो हो जाएगा, लेकिन एम शेल में 8 नहीं 18 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं जब ऑक्टेट बिल्कुल कंप्लीटली फुल होता है एज पर द 2n² रूल. वो परफेक्ट टेट्रावेलेंट नहीं है, लेकिन कार्बन एक परफेक्ट टेट्रावेलेंट है क्योंकि 2,4 के 2 L 8 है और 8 का एग्जैक्टली आधा कितना है? 4. तीसरी प्रॉपर्टी जो आप देखेंगे इसके अलावा कोई और एलिमेंट फॉलो करता ही नहीं है बेटा. हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ सिर्फ सिंगल बॉन्ड बना सकता है, ना डबल ना ट्रिपल. ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना सकता है, ना सिंगल ना ट्रिपल. क्लोरीन क्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड बना सकता है, ना डबल ना ट्रिपल. नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, ना सिंगल ना डबल. लेकिन कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड्स भी बना सकता है. इसीलिए यह प्रॉपर्टी कार्बन एग्जिबिट करता है, टेंडेंसी टू फॉर्म द मल्टीपल बॉन्ड्स. ये 3 ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो किसी और एलिमेंट में परफेक्टली फॉलो होती ही नहीं है. पहली कैटिनेशन, टेंडेंसी ऑफ सेल्फ लिंकिंग. दूसरी टेट्रावेलेंसी मतलब वैलेंसी 4. तीसरी टेंडेंसी टू फॉर्म द मल्टीपल बॉन्ड्स. इट कैन फॉर्म सिंगल बॉन्ड्स, इट कैन फॉर्म डबल बॉन्ड्स, इट कैन फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड्स. दैट इज द versatile nature of carbon. As of now we have done till the versatile nature of the carbon as per your NCERT. I'll be covering the allotropes of carbon and types of organic compounds, that is the classification of organic compounds, in the very next part in the next video. Till now you can do revise and must create the electronic structure of CH4, C2H6, C3H8 and so on if you want, but these 3 you must solve to understand the concept of the covalent bonding. Thank you for watching the video.